तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ रऊसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर अभी तक जिन लोगों ने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि खबर का मैसेज आप तक पहुंचे और अपने इलाकाई क्षेत्र की समस्त खबरें, छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सकें। शेयर करने के लिए इस वजह से कहते हैं कि शायद वो घटना हमसे लोग ना जुड़े हों और आपसे जुड़े हों, और जिससे वो रिलेटेड खबर हो तो कम से कम आपके शेयर करने से उसको जानकारी हो सकेगी। हम आपको बता दें कि आज ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ और देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये गत दिनों की तस्वीरें हैं और ये एक धार्मिक स्थल की तस्वीरें हैं। और सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हमारी कितनी एक महान, सर्वोपरि और हिंदुओं के प्रति कितनी सार्थक है। कुछ तस्वीरें ऐसी आपको देखेंगे जो प्रेरणादायक हैं। वास्तव में भारत की सत्य पतिव्रता नारियां ऐसे ही कार्य करती हैं, हाथ में थाली और अपने पति की आरती उतारते नज़र आ रही हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जब कोई तीर्थाटन जाता था तो उसके लिए काफ़ी गांव के लोग, पास पड़ोसी उसकी मंगल कामनाओं के साथ तीर्थ यात्रा की शुभकामना के लिए विदाई करते थे। और उसके बाद जब वो वापस आते थे तो विशाल भंडारे के साथ और पत्नियां और सभी घर के लोग उसकी आरती उतारते हैं, पूजन अर्चन और स्वागत और सम्मान करते हैं। ये ऐसी ही तस्वीरें हमारे कुछ चैनल के माध्यम से प्रेरणादायक जो लोगों को सिखाएंगी और सीखेंगे देखने को मिल रही हैं। ये गत दिनों की तस्वीरें हैं जब उस वक्त की, जब हमारे स्थानीय रऊसा सेची में बेहतर सेवा दे रहे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर संदीप वाजपेयी फार्मासिस्ट, ये 4 जुलाई को अमरनाथ यात्रा की पहले से तैयारी कर रहे थे और 4 जुलाई को इनका जत्था अपनी टोली का रवाना हुआ और वहीं पर काफ़ी लोग इनको शुभ मंगल कामना के साथ यात्रा के लिए भेजने गए संकट मोचन हनुमान मंदिर से तक। और उसके बाद जब ये, क्योंकि एक दुर्गम रास्ता और दुर्लभ, एक कहा जा सकता है कि मौत के काल से और उसको पछाड़ करके और उनकी ईश्वर की विशेष कृपा से ये पुनः वापस अपने घर आए। सभी जानते थे कि बादल फटे थे, वहाँ पर सारी यात्राएं रोक दी गई थीं और वहाँ की यात्रा कितनी दुर्गम और कठिन थी। लेकिन जिस भाव से, जिस लगन से जो जहाँ पे जाता है वो ईश्वर उसकी लगन और मेहनत को सफल ज़रूर करता है। और वहीं पर वो पहुँचे और दर्शनार्थ किए अमरनाथ यात्रा की। क्योंकि सभी जानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ सभी तीर्थों में एक सर्वोपरि तीर्थ है, जो कि वास्तव में वहाँ पर शंकर पार्वती की एक कथा भी सुनी गई थी, जिसके बिंद कुछ वहाँ का नज़ारा क्या क्या देखा और क्या वहाँ का रहस्यमय रहा और कैसा लगा, ये कुछ बातचीत के अंश हम आगे वीडियो में डॉक्टर संदीप वाजपेयी जी से आपके मुखारबिंद से हम सुनाएंगे और सुनेंगे। तो वहाँ से जब ये लौटे तो काफ़ी लोग दर्शनार्थ के लिए आते हैं। जब कोई लौटता है तीर्थाटन से और मुलाकात करता है, कुशल क्षेम पूछता है, वो सेम वैसी ही तस्वीरें हैं। जब ये लौटे तो इनके घर पर एक विशाल तांता लग गया और वहीं पर इनकी पत्नी धर्म संदीप कंचन वाजपेयी फूल और मालाओं से आरती से इनकी आरती उतारी, दीपक जला करके, और साष्टांग प्रणाम किया। और वहीं पर इनके समस्त जो शुभचिंतक थे वो घर पर एक तांता लग गया, आए और उनका स्वागत और सम्मान किया। वहीं पर संदीप वाजपेयी अपने माता पिता के घर जा कर के माता पिता का आशीर्वाद लिया, अपने इष्ट मित्रों से लिया। और काफ़ी एक रोमांचिक जो वास्तव में देखते बनती हैं तस्वीरें आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। काफ़ी कुछ प्रेरणादायक ये तस्वीरें हैं और हम निवेदन करेंगे
कि इसी प्रकार से आप लोग और पत्नियां अपने पतियों की इसी प्रकार से सेवा भाव से और उनके उसमें समर्पित रहें, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर से इनकी सभ्यता और ये हमारे भारत की नारियों की आदि शक्ति कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये वास्तव में भारत की आदि शक्ति नारी हैं और महाशक्ति नारी हैं। इसी वजह से इनका ये दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनके लौटने पर एक दुर्गम रास्ता तय करने के बाद, अमरनाथ की यात्रा करने के बाद घर पहुँचे और अपने घर पहुँचने के बाद लोगों ने इनके दर्शनार्थ, और वहीं पर एक बात और आपको बता दें कि इनके शुभचिंतक श्योता के लोकप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी और उनकी धर्मपत्नी भी फ़ोन से बार बार इनका हाल चाल लेती रहीं और वापस आने पर भी हाल चाल लिया और काफ़ी एक मंगल कामना इनकी शुभ यात्रा के लिए की। वहीं पर आप ये भी देखेंगे कि पूरी तस्वीरों में किस कदर से जो वहाँ पे इनको अच्छा लगा, वहाँ का नज़ारा और कैसा लगा, कैसा तीर्थ है। क्योंकि कुछ कबूतरों के बारे में भी जब कथा वहाँ सुनाई गई तो पार्वती सो गई थी, लेकिन वो कबूतर सुनते रहे तो आज भी वो अमर हैं, उनके भी दर्शन किए। आगे बातचीत के अंश आपको आइए मिलाते हैं और सुनाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब अमरनाथ यात्रा से दुर्गम रास्ता तय कर करके विषम परिस्थितियों में और इस हालातों से गुजरते हुए उसके बाद इनकी टोली वापस पुनः घर आई और फिर घर पे पूजन अर्चन किया। इनकी पत्नी ने साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि ये सत्य और सत्य और पतिव्रता नारियों के ये धर्म बनते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जो वास्तव में एक नज़ीर पेश की है संदीप कंचन वाजपेयी फार्मासिस्ट डॉक्टर की पत्नी ने। और वहीं पर इनके इष्ट मित्रों की पूरी तस्वीरें आप देखें, किस कदर से वापस लौटने पर दीपक जलाया, फूल माला से स्वागत किया, टीका चंदन किया। और वहीं पर अपने शुभचिंतकों के लिए डॉक्टर संदीप वाजपेयी भी जो बेहतर सेवा दे रहे हैं रेवसा सेची में अपने शुभचिंतक मरीजों के साथ, और उन्होंने भी काफ़ी कुछ अपने लोगों के लिए प्रसाद लाया और काफ़ी प्रसाद का दूर दूर तक वितरण भी किया। और आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से। ये वो तस्वीरें हैं। कुछ समस्याएं आई नेट डाटा ख़त्म होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, इसकी वजह से खबर थोड़ा लेट में मिल रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं और हम प्रेरणादायक तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जब कोई आता है तीर्थ से तो इसी प्रकार से उनको अपने पतियों के साथ पत्नियों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, और क्योंकि और वो अर्धांगिनी होती हैं। ये हमारे भारत की सभ्यता है और नारियों को वास्तव में एक महान शक्ति कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है। आप तस्वीरों से प्रेरणा लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से और पूरी खबर आप देखें, पूरा वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ, और सभी अपने चैनल के यूट्यूब चैनल के सदस्यों को बहुत बहुत आभार वंदन, क्योंकि आप लोगों की है मदद से इतनी दूर तक ये चैनल और बुलंदियों तक गया है। और आशा ही नहीं अपेक्षा है कि आप लोग हमारे इसी प्रकार साथ देते रहेंगे, तो मैं जीवन पर्यंत आप लोगों को छोटी बड़ी खबर पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। रेवसा CHC में खड़ा हूँ, जनपद सीतापुर, ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रेवसा। और सामने तस्वीर दिख रही है जो हमारे रेवसा CHC में तैनात हैं और अपने परिचय को मोहताज नहीं हैं, चिरपरिचित और काफ़ी चर्चित आप सभी जानते हैं, डॉक्टर संदीप वाजपेयी हैं, फार्मासिस्ट चीफ, जो कि यहाँ पर लोगों को बेहतर सेवा दे रहे हैं, मरीजों को दिन हो या रात। संदीप वाजपेयी सभी के साथ। लेकिन हम बात करेंगे, क्योंकि ये अभी गत दिनों हमारे चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जब कोई तीर्थाटन या तीर्थस्थल पे जाता है तो उसको लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको भेजने जाते हैं और उसके यात्रा की शुभ मंगल कामनाएं भी करते हैं। और जब कोई वापस लौटता है तो ये मान्यता है हमारे भारत की, तो उसके दर्शनार्थ और कुशल क्षेम भी पूछते हैं यात्रा के बारे में। लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर संदीप वाजपेयी जी से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पे गए हुए थे। क्योंकि काफ़ी एक दुर्लभ कठिन रास्ते हैं जहाँ पर
उनकी कृपा होती है तो सभी नहीं पहुँचते हैं, लेकिन कृपा से ही लोग पहुँचते हैं। क्योंकि बादल भी फटे जब ये गए और काफ़ी विषम परिस्थितियाँ, यात्राएं भी रुक गईं। लेकिन हम बात करेंगे कि वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा रही कैसी रही और क्या क्या वहाँ देखा और क्या वहाँ की विशेषताएं थीं और कैसे वो पहुँचे विषम परिस्थितियों में। क्योंकि हालात जो वहाँ के अखबारों और चैनलों के माध्यम से सुनाई दे रहे थे, सभी की धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं और परेशान नज़र आए इनको लेकर के और सभी यात्रियों को लेकर के। लेकिन हम पूरी बात करेंगे वहाँ के बारे में, प्रकाश डालते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। ये अमरनाथ यात्रा से लौट कर आए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, मेरे सभी शुभचिंतकों को मेरा नमन और मेरे छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। जिनके आशीर्वाद से, जिनके आकांक्षाओं से हमारी यात्रा पूरी हुई और हम जो है अपनी यात्रा को पूरा करके, अपने जीवन की इस कठिन यात्रा को पूरी करके अपने घर वापस आए। कितनी तारीख में आप गए थे? हम यहाँ से 4 तारीख को गए थे। 4 कौन महीने की? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को गए थे जी, ठीक। हमारा जो यात्रा का पास था वो 8 तारीख को पहलगाम गेट से मेरी एंट्री थी। मैं 5 तारीख को जम्मू कश्मीर पहुंच गया। जम्मू में पहुंच गया शाम को। वहां पे शाम को मैं कैंप में गया, जो भगवती नगर में जहां पे बेस कैंप बनाया गया था यात्रियों के लिए, वहां पर मैं गया। बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी और चूँकि अब ये किसी की बड़ाई की बात नहीं है, न इसको कोई राजनीति में ले, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं तथा हमारी फौज जो कि एक देवता के समान है वहाँ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए। इसके साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, एनडीआरएफ टीम के सभी सदस्य और जम्मू कश्मीर जेडीआरएफ के भी सभी सदस्य, जिन्होंने इस यात्रा को पूर्ण कराने के लिए जो असीम मेहनत कर रहे हैं और जिनके ही प्रयासों से यह यात्रा पूरी हो रही है। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अभी बात शुरू करें उससे पहले, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैंने वहाँ पे जानकारी प्राप्त की है वो यह है कि जब से वहाँ पर शासन ये हवाला आया है तब से इस प्रकार की सड़कों का जाल बिछा हुआ है कि उस पहाड़ी क्षेत्र में भी यात्राएं बहुत ही सुलभ हैं। बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भूतल परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो उनके इस कार्य को पूरा कर रहे हैं और बहुत ही सुलभ यात्रा उनके द्वारा ये रोडें बनवाई गई हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं 5 तारीख को जम्मू के भगवती नगर कैंप में पहुंचा। वहां पर मैंने अपना पास दिखाया, जो कि मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था। वहां पे मेरी एंट्री हुई और मुझे यह बताया गया कि आप जो है 6 तारीख की रात में यहाँ से आप जो है प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर जो प्रस्थान करने का अमरनाथ यात्रियों का तरीका है वह इस प्रकार से है कि वहाँ भगवती नगर कैंप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डिजिटल कार्ड दिया जाता है, जो कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि जहाँ तहाँ हम लोगों के गले में पड़ा था। उस कार्ड में आपका पूरा डाटा होता है, उसमें कोई चिप लगी होती है जो मशीन में लगाने पर आपका डाटा उसमें आ जाता है। या अभी जो है इसके लिए भी IT सेक्टर के लोग जो इस अमरनाथ यात्रा में कार्य कर रहे हैं वह बधाई के पात्र हैं। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो 6 तारीख की रात को हमारा काफिला जाना था। तो वहाँ पे काफिला जो श्रद्धालुओं का है वो 2 प्रकार से जाता है, एक बालटाल रूट से और एक पहलगाम रूट से। आपकी टोली में कितने लोग थे यहाँ से? हमारी टोली में यहाँ से 3 लोग थे। कौन कौन? मैं और हमारे रिश्तेदार, हमारे जो रिश्ते में बहनोई लगते हैं, श्री रमाकांत अवस्थी जी और सुनील कोरवाल जी जो लखनी जयपुर के हैं, 3 लोग थे। तो वहाँ पर भगवती नगर कैंप में 6 तारीख की 5 तारीख वाला जो काफिला था वह मौसम, उससे पहले 2 दिन यात्रा रुकी थी। फिर एक काफिला 4 तारीख की रात में भेजा गया। 5 तारीख वाली रात का जो काफिला जाना था उसमें भी मौसम की खराबी की वजह से वो रोका गया, लेकिन प्रातःकाल 9-10 बजे के लगभग वह काफिला फिर भेज दिया गया। काफिला 2 रूट से जाता है, एक बालटाल रूट से, एक पहलगाम रूट से। पहलगाम रूट जो है वो पौराणिक रास्ता है, जिससे कि यह मान्यता है कि इसी रास्ते से होकर के भगवान श्री शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए गए हुए थे। हम लोगों का पहलगाम रूट की था। तो 6 तारीख की रात में वहाँ पर जो बालटाल रूट की गाड़ियाँ होती हैं वो रात में 1 बजे जाती हैं और पहलगाम रूट की गाड़ियाँ 2 बजे के लगभग रात में छोड़ी जाती हैं। कितने पड़ाव में आप पहुँचे वहाँ? हम पड़ाव में भगवती नगर से पहलगाम तक एक ही गाड़ी जाती है। रास्ते में 1-2 जगह रुकती है जहाँ पर दरबार वगैरह की व्यवस्था होती है। तो वहाँ पर जो ये काफिला जाता है वो काफिला पूरा जो है भारतीय सेना के नियंत्रण में जाता है। भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान उस काफिले को लेकर के जाते हैं, जिसमें
करीब 100, 150, 200 गाड़ियों तक का काफिला बड़ी छोटी गाड़ियों मिला करके होता है, जिसमें आगे मिलिट्री की गाड़ियां होती हैं, पीछे मिलिट्री की गाड़ियां होती हैं, बीच में मिलिट्री की गाड़ियां होती हैं, तथा वहां पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वह इस प्रकार से है कि हर आपको 200 मीटर पर मिलिट्री के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात मिलेंगे, जिनके हाथ में आधुनिक हथियार होंगे और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या विशेषता आपने देखी उस अमरनाथ यात्रा में? साक्षात क्या दर्शन हो सके? क्योंकि जब बादल फटा तो काफ़ी लोग घबराए हुए थे। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, पूरा रास्ता का बता रहे हैं। तो हम लोग यात्रा करके हम लोग 7 तारीख को करीब 2 बजे के लगभग पहलगाम पहुँच गए, जहाँ से बताया गया कि आप रात में यहीं रुकेंगे और सुबह आपका जो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वह सभी लोग हमारे यात्रा जाने के लिए चंदरवाड़ी होकर के जाएंगे। तो जैसा कि पौराणिक मान्यता यह है कि पहलगाम वह जगह है जहाँ पर भगवान शंकर ने अपने जो उनके सवारी थे नंदी बाबा, उनको वहाँ पर त्याग कर दिया था। क्योंकि अमरनाथ कथा जो उनको सुनानी थी, जो उनको अमरनाथ में अमर कथा सुनानी थी, आप अगर 1 मिनट का मौका दें तो मैं उसके बारे में भी बता दूँ, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं। ठीक है, बिल्कुल आप जानकारी दीजिए, लोगों तक जानकारी पहुँचेगी। माता पार्वती ने शंकर जी से एक बार कहा कि हे भोले बाबा, आप जो है अपने गले में यह मुंडमाला क्यों धारण किए हैं और इसमें ये जो मुंड लगे हैं उनकी संख्या क्या है? तो भगवान भोले बाबा ने बताया कि ये पार्वती, इसमें जितनी बार तुम्हारा मरण होता है और आप जन्म लेती हैं उसमें इतने ही मुंडमाला हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जन्म और मरण का प्रश्न बार बार क्यों आता है? जैसे आप अजर अमर अविनाशी हैं वैसे हमको भी अजर अमर अविनाशी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको हम एक कथा सुनाएंगे। ये पार्वती बोली? हाँ, ये पार्वती जी ने शंकर जी से कहा। तो शंकर जी ने कहा कि हम आपको एक अमर कथा सुनाएंगे जिसको सुन करके आप अमर हो जाएंगे और आपका भी जन्म और मरण का ये जो प्रश्न है यह समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्थान तय किया गया कि ये कथा कहाँ पर होगी। तो वह कथा जहाँ पर होनी थी वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे किसी को भी नहीं होना था, क्योंकि वह कथा यदि पार्वती जी के साथ और कोई सुन लेता तो वह भी अमर हो जाता और अमृत के बाद क्या पता क्या व्यवस्था होती। तो उसके लिए दूर हिमालय के क्षेत्र में एक स्थान चयन किया गया जहाँ पर वह पवित्र गुफा है। उस गुफा में जब शंकर जी कथा सुनाने के लिए गए तो पहलगाम वाले रास्ते से ही गए, जहाँ पहलगाम में उन्होंने अपने वहाँ नंदी को छोड़ दिया। फिर जब चंदरवाड़ी जो इसका अगला पड़ाव है जहाँ पर हम लोग पहुँचे वहाँ पर उन्होंने चंद्रमा का त्याग कर दिया। चंद्रमा के बाद चंद्रवाड़ी से फिर यात्रा जब आगे की बढ़ी तो अगला पड़ाव जो है वह है शेषनाग। वहाँ पर अब उन्होंने अपने शेषनाग को अपने जो सर्पों की माला है उसका त्याग कर दिया और शेषनाग के बाद जब वह आगे बढ़े तो जो अगला पड़ाव है पंचतरणी, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो पंच विभूति है उसका त्याग कर दिया और फिर वह अमरनाथ गुफा तक गए और वहाँ पर इस पवित्र कथा को सुनाया। अच्छा, जब कथा पे सुनाया तो वहाँ पे एक और लोगों के द्वारा सुनाई दे रहा है, मैंने तो देखा नहीं, ना कभी गया हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई 2 कबूतर हैं जो वो उनकी कथा को सुन करके अमर हो गए और लोग बताते हैं कि आज भी वो वहाँ पे उपस्थित हैं, लोगों को दर्शन भी देते हैं। क्या आपके दर्शन हुए? जी, जब हम वहाँ पर अमरनाथ गुफा में गए तो अभी गुफा के बारे में भी, रास्ते के बारे में बताएंगे, आपके हर चीज़ पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आपका चैनल इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग सुनते हैं, दूर दूर तक लोग सुनते हैं, जानकारियाँ सब तक पहुँचना आवश्यक है। तो वहाँ पर अमरनाथ गुफा में जब हम दर्शन करने गए तो वहाँ पर भगवान भोले बाबा बर्फ के लिंग के रूप में विराजमान थे, जहाँ पर हमको उनके दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद वहाँ पर जिन कबूतरों की आप बात कर रहे हैं वह ऐसी व्यवस्था थी कि कथा सुनते सुनते पार्वती जी के साथ साथ वहाँ पर कहीं गुफा में एक जो है जैसा एक बन जाता है गुफा के अंदर कैविटी टाइप की, उस टाइप की एक थी, उसमें कहीं वो कबूतर बैठे थे। तो माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई और इसके बाद वो कबूतर भी माता पार्वती के समान ही, जैसे कबूतर आवाज़ गुटुर गूं 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 करते हैं ऐसे कर रहे थे। तो जब माता पार्वती सो गई और शंकर भगवान की कथा पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि माता जी तो सो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी कथा किसने सुना? तो वो आ गए, कहे ये अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न है। तब वो कबूतर आए और उन्होंने कहा कि हमने जो है आपकी कथा का श्रवण किया और हम ही जो है आपकी कथा को सुन करके हुंकारी भर रहे थे। तो उसके साथ साथ वो कबूतर भी अमर हो गए। तो वहाँ पर जब भोले बाबा के दर्शन हुए लिंग रूप में तो कबूतर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हमने पुजारी से पूछा कि जो है बाबा जी यहाँ के अमर कबूतरों के दर्शन कैसे होंगे? अच्छा, ये बात पूछी वहाँ? हमने पूछा तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि आप जो है इसी गुफा में कहीं आप निगाह दौड़ाइए और यदि आपकी भाग्य में कबूतरों के दर्शन होंगे तो मिल जाएंगे। तो हमने जब गुफा में ऊपर की तरफ देखा तो एक
कैविटी टाइप की थी, उसमें वह दोनों कबूतर ऊंचाई की तरफ बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, हमें उनके दर्शन हुए। अरे जब वाह। हमने उनके दर्शन किए तो हमारे साथ में जितने भी लोग थे हमने सभी को उनके दर्शन कराए। अच्छा। यात्रा बड़ी दुर्गम रही। यात्रा जो है, इसके बाद चंद्रबाड़ी से पैदल चलना था। पहाड़ों के बीच की यात्रा थी, जहाँ पर रास्ता भी प्रगति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो सरकार तो प्रयास करती ही। तो उस रास्ते पर चलते हुए हम लोग सबसे पहले बड़ा शेषनाग पे पहुँचे थे। काफ़ी रात हो गई थी। शेषनाग से कुछ समय पहले जब हम लोग पहुँचे तो अचानक ऐसा लगा कि जो साथ में पवित्र जल बह रहा है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है और कुछ जो है दिक्कत हो रही है कहीं न कहीं। अच्छा, वो जो शिवलिंग बनता है जिसकी काफ़ी चर्चाएं हैं, जी जी, वो शिव भोलेनाथ का, जी जी, वो किस चीज़ से और किस आकार का होता है आपने देखा वह होगा? ठोस बर्फ का होता है। आप देखिए, आप महिमा देखिए भगवान की। उसके बगल में जितने भी ग्लेशियर हैं जिन पर चल करके हम लोग गए, वह बर्फ सभी पोल है। और जो भोले बाबा का शिवलिंग बनता है वह ठोस बर्फ है। अच्छा, वो हमेशा बनता रहता है? वो बनता रहता है। अच्छा, वहाँ पे स्थित समय पर उस पवित्र गुफा में उसी स्थान पर हमेशा बनता है। अच्छा, वहाँ पे जैसे भोजन पानी, जैसे बहुत लोग समाजसेवी हैं तो ये लंगर और प्रसाद के रूप में वहाँ भी भंडारे भी लोग करते हैं। देखिए, अगर वहाँ पर लंगर न हो, यहाँ पर समाज सेवी लोग न हो, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि तो उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, एक दो लाइनें हैं कि तुलसी पश्चिम के पिए घटे न सरिता नीर, धन देहे ना धन घटे जो सहाय रख दिए। अगर इस प्रकार के समाजसेवी लोग वहाँ पर न हो तो वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतने दुर्गम स्थान पर जहाँ व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर 56 प्रकार के भोगों का भंडारा चलता है। उसका कोई चार्ज वगैरह? कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर आप यात्रा में जा रहे हैं, उनका भंडारा नहीं ग्रहण करते हैं, आप ऐसे निकल रहे हैं, तो उनके जो सेवादार हैं वो जबरदस्ती आपके हाथ पर जोड़ करके आपको कुछ न कुछ प्रसाद जरूर ग्रहण कराएंगे। अरे वाह। यह व्यवस्था वहाँ पर है। और आप यह मान के चलिए कि हर 2 किलोमीटर के बाद कम से कम 4-4, 5-5 भंडारे लगे हुए हैं। अच्छा, इसके पहले जैसे आपने अभी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मोदी की बखान की, योगी की बखान की, भाजपा सरकार की बखान किया, लेकिन इसके पहले लोगों को जाना बड़ा कठिन था जाने के लिए, लेकिन आज ये जो सड़कों का जाल बिछ गया है, तो क्या ये मतलब हमेशा बना रहता है कि अब बर्फ़ के सिलों के साथ वो नहीं? जो सड़कों का जाल बिछा है, जो सड़कों का जाल, क्योंकि पहलगाम के बाद चंदरबाड़ी तक सरकार ने सड़क बना दी है, बहुत अच्छी सड़क बनाई है चंदरबाड़ी तक। चंदरबाड़ी से तो गुफा तक जाने तक वहाँ तक बनी है कि कुछ थोड़ी दूरी? चंदनबाड़ी तक सरकार ने बहुत अच्छी रोड बना दी है। लोग वहाँ पर यह बताते हैं कि पहले चंदनबाड़ी तक, जम्मू से चंदरबाड़ी पहुँचने में, चंदरबाड़ी तक सड़क थी ही नहीं, पहलगाम तक पहुँचने में 24 से 36 घंटे लगते थे। और वह यात्रा अच्छी सड़क बनने के कारण हम लोगों ने 10 से 11 घंटे में तय की थी। अच्छा, 10 से 11 घंटे में आपने पूरी कर ली। अच्छा, की। यहाँ से लगभग दूरी कितनी अमरनाथ से यात्रा की है? अगर रेउसा से आप बात करें तो रेउसा से लगभग 1200 किलोमीटर जम्मू है, और जम्मू से लगभग आप मान के चलिए कि 350 से 400 किलोमीटर के बीच में पवित्र गुफा। कितने दिनों में आप पहुँचे वहाँ? तो हाँ, हम 8 तारीख को जब पहुँचे, 8 के बाद हमारा जब 8 से हमारा चलना शुरू हुआ वहाँ से चंद्रबाड़ी से, फिर हम शेषनाग पहुँचे रात में। शेषनाग पहुँचने के बाद दैवी आपदा आ गई, तो वहाँ पर हम लोगों को रोक लिया गया। वहाँ पर हम रुके रहे। बहुत सारे लोग चले भी आए कि हम नहीं जाएंगे यात्रा करने, लेकिन हम लोग वहाँ पर रुके रहे, तो हमको वहाँ 3 दिन रुकना पड़ा। 3 दिन के बाद चौथे दिन यात्रा शुरू हुई। जब यात्रा शुरू हुई तो वह भी बहुत ही दिलचस्प आप कहेंगे बात है। यात्रा शुरू हुई तो हम लोग सुबह निकले यात्रा के लिए, तो चंदनबाड़ी से वो शेषनाग से चल करके पंचतरणी पहुँचे। पंचतरणी में वैसे यात्रा का विश्राम होता है, जो लोग 2 बजे बाद पहुँचते हैं, 2 बजे के। लेकिन चूंकि हम लोग तेज कदमों से चले, भोले बाबा का आशीर्वाद था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, पहाड़ों के बीच में तेजी के साथ चलते हुए पहुँच गए। तो वहाँ से हम लोगों को क्रॉस करा दिया गया कि आप लोग अब आगे की यात्रा के लिए जाइए। तो जब पवित्र गुफा से पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी करीब 8 से 9 किलोमीटर है। पवित्र गुफा के जब हम लोग 3 किलोमीटर पहले थे, तो वहाँ पर मिलिट्री के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि जो गुफा के दर्शन है, जो पवित्र गुफा के दर्शन है, भोले बाबा के दर्शन है, वह केवल 4 बजे तक होंगे। 4 बजे के बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे और आगे कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि मौसम कैसा रहेगा। तो हम लोग वहाँ से तेज दौड़ना शुरू किए। जब गुफा से थोड़ी दूर रह गए, पवित्र गुफा दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि 4 बज जाएंगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे। कितनी दूरी से लगभग आपने दर्शन किए? तो नहीं, हम आपको पूरी बात बता रहे हैं। तो हम दूरी से गुफा से करीब 1 किलोमीटर पहले खड़े थे। गुफा दिखाई दे रही थी, घड़ी जो थी वो 4 बजने का इशारा कर रही थी। हम लोग लगता था कि नहीं पहुँच पाएंगे, ग्लेशियर था, उसमें चल मिल नहीं रहा था। तब तक हम लोग परेशान थे, थोड़ा सा आंसू भी आए आंखों में कि हम क्या इतनी दूर आकर के हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन तब तक कुछ मिलिट्री वाले आए, तो उन्होंने कहा क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान हो? तो हमने बताया उनको पूरी बात। तो उन्होंने कहा कि 4 बजे तक अनाउंस तो हो रहा है, लेकिन इस कैंपस में जो लोग गुफा के दर्शन दूर से कर रहे हैं, उनको नज़दीक ले गए के दर्शन हम लोग कराएंगे, इसके बाद पट बंद होंगे।
तो फिर हम लोग वहाँ से पहुँचे, तो आप ये मान के चलिए कि जो पवित्र शिवलिंग है उससे 5 से 10 फुट की दूरी से हम लोगों को दर्शन कराए जाते हैं। अच्छा, वहाँ के कोई फोटो वगैरह लिए देने? नहीं, उससे जो है 1 किलोमीटर पहले से ही जो है चेक पोस्ट शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर आपको अपना मोबाइल और सारा सामान सुरक्षा की दृष्टि से जमा करना होता है। जमा करना होता है जी। अच्छा, वहाँ कोई पल्ले वगैरह की व्यवस्था भी जो है नहीं, वहाँ कपाट? पे पल्ले वगैरह कोई व्यवस्था नहीं। नीचे से जहाँ से मिलिट्री की एंट्री शुरू होती है वहाँ पर बैरियर लगा है, वहीं से जाना रोक देते हैं, पट बंद होना हो जाता है। फिर वहाँ पर जब पहुँचे दर्शन हो गए, तो चूँकि आपदा आ चुकी थी, कुछ मौसम विभाग का भी वहाँ पे जानकारी थी, तो इस प्रकार से कहा गया कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा रात में, आप लोग नीचे जाइए। तो हम लोगों ने फिर नीचे उतरना शुरू किया बालटाल के रास्ते से। तो हम लोग रात भर चलते रहे, तो सुबह बालटाल पहुँचे। आप ये मान के चलिए कि उस दिन भोले बाबा के आशीर्वाद से हम लोग करीब 45 से 50 किलोमीटर तक पहाड़ों के बीच में चले। अच्छा, पैदल ही गए कि कोई पिट्ठू वगैरह या किसी का प्रयोग किया? पिट्ठू वगैरह सब थे, पिट्ठू भी थे, घोड़े भी थे, लेकिन घोड़े और पिट्ठू वगैरह के जो चलाने वाले लोग थे वो यात्रियों का सहयोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बताते हैं। तो पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो चलो आता जाता रहता है, लेकिन चूंकि हम धार्मिक यात्रा पर गए थे तो अब किसी जानवर पर बैठ के जाएं, जानवर भी तो उसका भी तो जीव है, तो हमको ये बात ठीक नहीं लगी। तो हमारे जो ग्रुप के सारे लोग थे वो पैदल ही गए। अच्छा, पहली बार गए हैं आप? जी, मैं पहली बार गया। तो वहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा? वहाँ पर हमको पहुँच के ऐसा लगा कि हम भगवान के दरबार में आ चुके हैं, और बहुत ही प्रकृति का अद्भुत वातावरण वहाँ पर है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसा कि किसी ने कहा था कि कश्मीर स्वर्ग है, तो वास्तव में वो स्वर्ग ही है। अच्छा, क्या जिज्ञासा हुई जो मतलब इतने दुर्लभ और सभी तीर्थों में एक राजा ही कहा जाता है अमरनाथ, और क्या जिज्ञासा हुई कि जो अमरनाथ जाने की आप कैसे? अमरनाथ जाने की सबसे बड़ी जिज्ञासा तो ये हुई कि अमरनाथ के बारे में, एक तो उनकी महिमा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर जब हम छोटे थे तो उस समय वहाँ की स्थितियाँ बहुत खराब थीं, तो हम समाचार चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से यह देखा करते थे कि जो है लोग अमरनाथ की यात्रा आतंकवादी होने नहीं देते हैं, अमरनाथ यात्रियों को जाने नहीं देते हैं, और जो है उनको रोकते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, और उस यात्रा बहुत दुर्लभ है। तो एक मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी बात है जिससे कि वो हम लोगों को जाने वहाँ नहीं देते हैं, और भोले बाबा के दर्शन की तो इच्छा थी, इसलिए हम गए वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े और लोगों को जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी आपको, और आपकी यात्रा सफल हुई और वहाँ के बारे में लोगों को बताया हमारे चैनल के माध्यम से। और हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वहाँ पर आप जो भी, वहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं है, अमीर गरीब जो भी जाना चाहे जा सकता है। भोले बाबा की सच्ची श्रद्धा को मन में लेकर के जाए, अपने तक भारत माता का सम्मान रखे, डरे नहीं, ये सोचे कि हम भारत के वीर सपूत हैं। जैसे हमारे मिलिट्री के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वैसे हम भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। आपकी यात्रा निश्चित सफल होगी, भोले बाबा आपको निश्चित दर्शन देंगे।